ठीक है। 12th क्लास की भाई ये ध्यान रखना है, दो किताबें चलती हैं, माइक्रो और मैक्रो। अभी माइक्रो पढ़ेंगे फिर मैक्रो पढ़ेंगे, ठीक है। हमने कल ही बता दिया था आप लोगों को कि अगर मैक्रो एक बगिया है पूरा, तो माइक्रो क्या है, उस बाग का कोई एक पेड़ भी हो सकता है, उस पेड़ की कोई एक शाखा भी हो सकती है, ठीक है। माइक्रो और माइक्रो में ये अंतर है, बात समझे ना। मतलब जी सर। ये है कि अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र देखें, पहली बात तो ये याद रखना है, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। शाखा, दो शाखाएं हैं, दो में से एक है आपका व्यष्टि जिसको हम माइक्रो बोलते हैं, और दूसरा है समष्टि जिसको हम मैक्रो बोलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता के बारे में हम बताए हैं आपको, एडम स्मिथ है इसके प्रणेता, एडम स्मिथ इसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इसमें क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था की कोई एक इकाई या उस इकाई के एक भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। वो छोटे छोटे पहलू क्या होते हैं, वो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां हो सकती हैं, है ना। जैसे उसमें एक उपभोक्ता भी हो सकता है, कोई एक उत्पादक भी हो सकता है, कोई एक फर्म या कंपनी हो सकता है, कोई एक बाजार भी हो सकता है। व्यष्टि के अंतर्गत, व्यष्टि में अगर देखेंगे तो इसमें अनुकूलतम साधन आवंटन आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब ये अनुकूलतम साधन आवंटन आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया कौन सी होती है, डिमांड एंड सप्लाई का अध्ययन हो सकता है, मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियों का अध्ययन हो सकता है, उसकी समस्याओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, है ना। इसमें आर्थिक मानव के व्यक्तिगत व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है, मानव की आवश्यकताएं, उत्पादन को प्रेरित करने वाले तत्व तथा बाजार से उनके संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। ओके, इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यष्टि का प्रमुख उद्देश्य है बाजार में मांग और आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। इसके तीन घटक भी बताए थे, कल ही बता दिए थे हम आप लोगों को, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत कीमत सिद्धांत। सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का मतलब है, अगर उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की बात करें तो उपभोक्ता का खर्च निर्भर करता है कि उसकी इनकम क्या होगी, उसके आय पर निर्भर है, उसकी इच्छा पर निर्भर है, उसकी जरूरत पर निर्भर है। बात समझे ना। उपभोक्ता जी व्यवहार सर। सिद्धांत ये है, मतलब वो इस तरीके से व्यवहार किया जाता है कि मतलब उपभोक्ता जो है ना, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको भूख है बहुत ज्यादा, तो उस भूख में क्या होगा, एक रोटी खाया तो थोड़ी सी भूख शांत हो गई, बात समझे। दूसरी रोटी खाया फिर भूख थोड़ी और शांत हुई, फिर तीसरी खाएगा, फिर चौथी खाएगा, फिर भूख उसकी खत्म हो जाएगी। वो उसका क्या है, उसका संतुष्टि का लेवल है कि वो 4 रोटी ही खाएगा, बात समझे। अब वो उसकी जेब पर निर्भर करेगा, वो रोटी में घी लगा के खाने वाला है, रोटी के साथ पनीर खाने वाला है, खीर सेवैयां खाने वाला है, या कुछ और खाने वाला है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। दूसरा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। ये क्या होता है, जो उत्पादक होते हैं ना, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, अधिक से अधिक अगर लाभ कमाना है तो उन्हें यह ध्यान रखना होगा किस वस्तु का उत्पादन करें, किस तरीके से हम इन्वेस्ट करें, है ना, बात समझे। उनको मार्केट का चुनाव भी करना है भाई, कितना उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, ये सारी चीजों का अध्ययन फिर होगा इस वाले में उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के रूप में। कीमत निर्धारण का क्या मतलब है, कीमत निर्धारण जो कीमत सिद्धांत क्या होती है, इसमें बाजार में वस्तुओं की कीमत निर्धारण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ओके, मतलब तरलता के आधार पर डिमांड निर्धारित होगी, डिमांड के आधार पे उसकी आपूर्ति भी निर्धारित होती है, बात समझिए। सामान्य अर्थव्यवस्था, किसी भी समाज के विषय में सोचा जाए तो समाज में लोगों को खाना, कपड़ा, घर, सड़क, रेल सेवा, ये सब यातायात के साधन, डाक सेवा, चिकित्सक, अध्यापक जैसी बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता हमको पड़ती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं सेवाओं की जरूरत है, उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर कहा जा सकता है
कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तु सेवा का उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती हैं। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल, परिवार के सदस्य की श्रम सेवा हो सकती है। एक किसान के पास ये सारी चीजें हो सकती हैं। एक बुनकर के पास क्या होगा? बुनकर के पास हो जाएगा धागा, थोड़ा सा कपास, कपड़ा बुनने के काम में आने वाले उपकरण, ये सारी चीजें। स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है, जो टीचर्स होते हैं। हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन ना हो। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर सकती हैं तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उनसे आवश्यकता है। जैसे कृषक परिवार की बात है, अनाज उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकता है, बाकी के उत्पाद का विनिमय कर सकता है। विनिमय करके कपड़ा, मकान और भी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। जितनी जरूरत उतना रखेगा, बाकी सब बेचेगा ही, करेगा क्या रखे? नहीं, तो उनसे क्या करेगा, और भी चीजें ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कुछ दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए सेवा, सेवा वस्तु और सेवा दिया गया ना, तो 1 नंबर दिया गया था। व्यक्ति विशेष 2 नंबर दिया गया था। तो ये है क्या? इनके बारे में अगर देखा जाए, वस्तुओं विशेष से अभिप्राय होता है भौतिक मूर्त वस्तु, वस्तु विशेष ध्यान रखना, जिनका उपयोग लोगों की इच्छाओं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने से है। वस्तु शब्द और सेवाएं शब्द के अर्थ भेद को स्पष्ट जानना चाहिए। सेवाओं से हमें इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। सेवाओं से क्या क्या होती है? इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्ण संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ है या वस्त्र है, इनकी तुलना में हम उन कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं जो चिकित्सक, अध्यापक हमारे लिए करते हैं। दूसरा, व्यक्ति विशेष का क्या मतलब? यहाँ पे व्यक्ति विशेष का मतलब होता है कि अपना निर्णय लेने में सक्षम इकाई। यह निर्णय लेने में सक्षम इकाई कोई एक अकेला व्यक्ति हो सकता, कोई परिवार हो सकता, समूह, फर्म या कोई अन्य संगठन भी हो सकता है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। उपरोक्त कथन में प्रयोग किए गए शब्द व्यक्ति विशेष का अभिप्राय क्या है? तो व्यक्ति विशेष का अभिप्राय ये सारी चीजें हैं। ठीक है, व्यक्ति, परिवार, समूह, फर्म, कोई और संगठन। एक और है संसाधन। संसाधन से क्या मतलब है? उन वस्तुओं और सेवाओं से जिनका उपयोग अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में किया जाता है, जैसे भूमि है, श्रम है, औजार है और मशीनें हैं। ओके, ध्यान रखना है सब। इसी प्रकार बुनकर सूत धागे से जो वस्त्र बनाता है उनका विनिमय करके आवश्यकतानुसार वस्तुएं सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपए कमा सकती है जिनका उपयोग वह उन वस्तुओं सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है जिनकी उसे जरूरत है। मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सबका अपना अपना है, सब अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ रोजगार करते हैं या काम करते रहते हैं। ठीक है, इस कारण अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं सेवाओं की जो मात्रा वो प्राप्त करता है वो भी सीमित होती है। मतलब कपड़ा खरीदा गया तो असीमित कपड़ा थोड़ी ना हुआ वो, है ना? बात समझे? असीमित नहीं होता, वो सीमित ही होता जी है। सर। इसके परिणामस्वरूप वो परिवार अपने अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, बाध्य हो जाता है। वह अन्य वस्तुओं सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुएं सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। चलिए, उदाहरण के लिए यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना होगा। अगर उसे मकान चाहिए तो जमीन खरीदने का विचार त्यागना पड़ेगा। पैसा है तो खरीदेगा, नहीं है, सीमित पैसा है तो क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक चीज लेगा। यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन की कुछ विलासिताओं को त्यागना पड़ सकता है। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। समानतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी न किसी काम में वस्तु या सेवा के उत्पादन में लगा रहता है। ठीक है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला ही काम क्यों ना हो, ठीक है, आइसक्रीम बेचने वाला ही काम क्यों ना हो, कोई मोची वाला काम, जो जूता सिलने, चप्पल सिलने वाला काम कर रहा है वही काम क्यों ना हो, सब कोई न कोई किसी न किसी सेवा या वस्तु का उत्पादन कर रहा है। ऐसी कुछ वस्तुओं सेवाओं में से संयोजन की जरूरत है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। ये कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकता और उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
उदाहरण तो हमारे कृषक परिवार अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों की सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। ठीक है। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितना कृषक इकाइयां सामूहिक रूप से पैदा कर रही, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक हो। यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझिए कि एक अधिशेष उत्पादन की। मान लीजिए किसान का एक परिवार है जिसको साल भर में 10 क्विंटल राशन चाहिए, चावल गेहूं सब मिला के। उसके पास अगर 50 क्विंटल का उत्पादन हुआ है साल भर में, तो बचे हुए 40 क्विंटल का क्या करेगा भाई? वो ऐसा तो है नहीं वो भी रखेगा अपने पास, वो उनका यूज करेगा, उनका विनिमय, उनको बेच देगा। उनको बेच के वो अपनी किसी और भी जरूरत को पूरा कर सकता है। कोई भी जरूरत उसकी हो सकती है, चप्पल खरीदना होगा, जूता कपड़ा खरीदना होगा, मार्केटिंग बाजार जाना होगा, कुछ कोई जमीन खरीदनी हो, कोई गाड़ी वाड़ी खरीदनी हो, कुछ और भी काम करने हो, खेती के में सिंचाई के लिए कोई संसाधन, सिंचाई के सुविधा उपलब्ध करानी हो, तो किसी भी कोई भी चीज, कोई भी किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो इन इतने अधिशेष उत्पादन का प्रयोग अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है। इसके विपरीत यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा समग्र रूप से उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के उपयोग में लाए जा रहे संसाधन का पुनः विनिधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यही स्थिति अन्य वस्तुओं सेवाओं के विषय में भी है। जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधन की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में भी समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी होती है। ठीक है भाई, किसी के जेब में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही यह निर्धारित होता है ना कि उस समाज का रहन सहन, जीवन स्तर कैसा होगा, उसी से अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है। अगर कोई 5 लाख रुपए कमाता है, उसमें से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक निपटा खर्च कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10,000 ही कमा रहा है तो कैसे 50,000 खर्च कर पाएगा? और 10,000 में अगर वो 5,000 भी खर्च कर रहा है तो भी उसको समस्या हो सकती है। 5 से 7,000 रुपए खर्च कर रहा तब भी उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। कोशिश करेगा कि कम से कम खर्च करे। और व्यक्ति अगर कम से कम खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से बनता है समाज। वही व्यक्ति परिवार बढ़ेगा, परिवार से फिर बढ़ जाएगा, समाज के रूप में बदल जाएगा, फिर उसकी उसी इनकम के आधार पे उस समाज के जीवन स्तर का निर्धारण भी हो जाएगा। बात समझे? जी सर। ध्यान रखना थोड़ा सा। समाज के लोगों की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है। किनका किनका सामना कर रहा है समाज? ये दो चीजें हैं, सीमित संसाधन का विनिधान, वस्तु सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण। इन दोनों समस्याओं का सामना पूरा समाज करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति ऊपर बताई गई वस्तुतः वह उससे कहीं जटिल होती है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसके संदर्भ में अब अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे मूलभूत विषयों पर चर्चा करें जिनमें से कुछ का अध्ययन हम आद्योपांत पुस्तक में करेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा पता है आप में से किसी को? के अनुसार अर्थशास्त्र जो हुआ है, जो अर्थशास्त्र का काम है। क्या चीज? अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था क्या होती है? सर रॉबिन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में कला और विज्ञान दोनों को समाहित किया जाता है और इसके साथ में इसमें वैज्ञानिक तथ्यों के रखने के साथ साथ मानवीय जरूरतों को भी शामिल किया जाता है। हाँ बताओ नंदिनी। सर ये एक ऐसा साइंस है और साथ साथ आर्ट्स भी है जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स में डील करता है। क्या बात है, ठीक है। निधि? सर मेरी आवाज नहीं आई थी क्या? एक ऐसा विज्ञान जो धन से संबंधित है
जिसके माध्यम से समाज की आवश्यकता या फिर विकास, कल्याण, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है, ठीक है। अर्थशास्त्र एक अध्ययन है ना, एक विषय है। बात समझे? जो नंदिनी जी बताए, सर। नंदिनी वाला जो वो रहा है वो एकदम बढ़िया रहा है। याद भी करने में दिक्कत नहीं होगी उसे, सिंपल है, याद हो जाएगा वो। अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई है। उसमें से एक विद्वान है अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल का क्या कहना है अर्थशास्त्र के बारे में? अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ साथ कल्याण का भी विज्ञान है, इन्होंने ये बात बोली। एडम स्मिथ कहते हैं कि ये धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ धन का विज्ञान बताते हैं। और एक और है सैमुअल्सन महोदय, जिन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक विकास का विज्ञान है। अर्थशास्त्र सर इस एक पे कई- रॉबिन्सन भी है, वो स्कैरसिटी का बताए हैं। क्या बताए हैं? सर रॉबिन्सन है, वो बताए हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स। हाँ, कई सारी किताबें लिखी गई। एक किताब एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ की कौन सी किताब, नाम पता है किसी को? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, किताब का नाम है, एडम स्मिथ के, इन्होंने लिखी है। अल्फ्रेड मार्शल ने भी कोई किताब लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है उन्होंने? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है इन्होंने। एक रॉबिन्सन महोदय ने कौन सी किताब लिखी थी? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंसेस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, जे एम केन्स महोदय भी हैं। जे एम केन्स महोदय ने लिखी है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कुछ लोगों ने किताब लिखी, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था की समस्या क्या क्या है भाई? वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधि में क्या क्या शामिल है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना भी करना पड़ता है। संसाधनों की कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। किसकी कमी? संसाधन की कमी। संसाधन की कमी, चयन की समस्या। चयन की समस्या मतलब संसाधन की कमी, मतलब संसाधन की कमी। आधारभूत आर्थिक क्रियाकलाप के दौरान जो संसाधन की कमी है वो होती है चयन की समस्या। संसाधन की कमी बराबर चयन की समस्या, ठीक है। अर्थव्यवस्था में दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि वो अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करें। अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्रायः संक्षेप में इस पर होती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि किसका उत्पादन किया जाए। शुरू में ही देखा था, किसका उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन हो जाए और कितनी मात्रा में की जाए। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तु सेवा में से किन किन वस्तुओं सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं, आवासों का निर्माण किया जाए, विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए, या कृषि जनित वस्तु का अधिक उत्पादन किया जाए, औद्योगिक उत्पाद सेवाओं का किया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधन का उपयोग किया जाए, या फिर सैन्य सेवाओं के गठन पर, बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए या उच्च शिक्षा पर किया जाए। उपयोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाए या फिर निवेश परक वस्तुएं, मशीन का उत्पादन ज्यादा किया जाए, जिससे भविष्य में उत्पादन और उपभोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाती हैं? तो पहली समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की पहली समस्या आपकी है किसका उत्पादन करना है और किस मात्रा में करना है। दूसरा, इन वस्तुओं को उत्पादन कैसे करते हैं, उत्पादन कैसे करें। फिर यहां पे बोला ना, वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाती हैं। प्रत्येक समाज को यह भी निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए। यह भी एक समस्या है। अधिक श्रम का उपयोग किया जाए या फिर मशीन का किया जाए। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक को अपनाया जाए, कौन सी तकनीक बेहतर होने वाली है, कौन कौन सा तरीका अपनाया जाए।
कि उत्पादन भी अच्छा खासा हो जाए। बात समझे? तीसरी जो समस्या है वो है वस्तु का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा कितनी होगी, कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित करना चाहिए। व्यक्ति विशेष को बार बार नहीं बताएंगे, व्यक्ति विशेष का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसमें व्यक्ति विशेष में सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। यह सुनिश्चित किया जाए या नहीं कि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। क्या प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं, ये भी एक समस्या है। मतलब प्रत्येक अर्थव्यवस्था की समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तु सेवा के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए। उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। मतलब सीमित संसाधनों का विनिधान और अंतिम वस्तुओं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। यह आपको पता हो गया। प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, उसमें दे दिया जाएगा। तो एक ये भी स्टेटमेंट, ये भी अलग से दे दिया जाएगा। हो सकता है तीसरा एक जो सी वाला ऑप्शन आए उसमें कह दिया जाए उपरोक्त दोनों सही, और डी वाला दे दिया जाए उपरोक्त दोनों गलत। तो क्योंकि दोनों ही सही हो जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला। सीमांत उत्पादन संभावना। सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है? पोजीशन पे जाके स्टेबल हो जाता है और उसके बाद सर फिर घटने लगता है। तो जब डिक्रीज होने लगता है तो उस समय पे सर प्रोडक्शन बंद कर देने का होता है। बिल्कुल समझ गए। सीमांत उत्पादन संभावना, सीमांत उत्पादन क्या है? ये भी लिमिटेड है, ठीक है। चलो, जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधन का अभाव होता है उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। दुर्लभ संसाधन, ये बार बार दुर्लभ संसाधन की बात है। दुर्लभ संसाधन होते क्या है भाई? दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है। दुर्लभ संसाधन के वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं, ठीक है। निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करे। ओके, ठीक है। वैकल्पिक यूज का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, अभी मन कर रहा है आपको कुछ ऐसी चीज़ खाने जो आपके आसपास में दिख नहीं रही, बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, और उसके लिए आपके पास उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी जगह पे कुछ ऐसा खा लेंगे ताकि आपका पेट भर जाए। अभी कुछ एक वैकल्पिक सोर्स है आपके पास, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर ईंधन के रूप में बात करें या संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, तो आप देखेंगे कोयला है, पेट्रोल है ना, इन सब का मामला है। ये सब क्योंकि असीमित तो है नहीं, सीमित ही है। ये दुर्लभ भी यही है। सीमित होने के मामले में, सीमित अगर है ये, तो ये हमें निर्णय करना भी पड़ेगा कि हम इसकी जगह पे और किस चीज़ का यूज कर सकते हैं। जैसे आज के समय में देख रहे हैं होंगे आप लोग कि कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन हो रहा था, अब सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि हम सौर ऊर्जा का भी उत्पादन करें, वायु जनित ऊर्जा का भी उत्पादन करें, जल जनित ऊर्जा का भी हम उत्पादन करें। लेकिन इसमें जल जनित ऊर्जा मतलब क्या है? जल आपका सीमित है या असीमित है? असीमित है। जल आपका सीमित संसाधन में आता है, ठीक है। जल आपका सीमित संसाधन में आता है। जो हवा है, हवा का कोई लिमिटेशन है क्या? हवा सीमित है क्या? हवा का कितनी भी हवा आएगी। तो ये क्या है? वैकल्पिक सोर्स है इन सबके, इनका यूज किया जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था दुर्लभ संसाधन विनिधान से विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य उन संसाधनों का विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है और उससे सभी संभावित वस्तुओं सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधन की मात्रा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तु सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है। अब उत्पादन संभावना सेट क्या है? उपलब्ध संसाधनों की मात्रा,
उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के आधार पर उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तु सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्पादन संभावना सेट। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लें जो अपने संसाधनों का उपयोग करके अनाज कपास का उत्पादन कर सकती। तालिका 1.1 में यहाँ पे दिया गया है। कपास के उन कुछ संयोग को दर्शाया गया जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है। कपास यहाँ सब ठीक है। जब इसके संसाधन पूरी तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, पूरी तरह प्रयुक्त यहाँ तक, यदि सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा 4 है। 4 इकाइयां अनाज का है। ठीक है, और यदि सभी संसाधनों का उपयोग कपास के ही उत्पादन में किया जाए तो कपास की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा कितनी होगी? 10 होगी। इसकी अधिकतम हो जाएगी, सभी का अगर यूज पूरी तरह से किया जाएगा तो इसका 4 हो जाएगा अधिकतम, और इसके लिए ज्यादा पूरा किया जाएगा तो इसका 10 होगा। अर्थव्यवस्था में अनाज की 1 इकाई, कपास की 9 इकाइयां, अनाज की 2 इकाई और कपास की 7 इकाइयां, या फिर अनाज की 3 इकाई और कपास की 4 इकाइयां उत्पादित की जा सकती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में इस एग्जाम्पल के आधार पर ऐसा बताया जा रहा है। उत्पादन की संभावना क्या होगी? इसका ये 0 करते हैं तो ये 10 होगा, 1 कर देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कर रहे हैं यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 होगा। अगर यहाँ पे 4 है, अनाज का उत्पादन 4 कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कपास का उत्पादन फिर 0 हो जाएगा। 1.1 में अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना दर्शाई गई वक्र पर अथवा उसके नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास के उस संयोग को दर्शाती है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधन के द्वारा संभव है। यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा और अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है। इस वक्र को हम बोलते हैं सीमांत उत्पादन संभावना। ठीक ना? यहां पे जैसे ये जब 0 था, ये हो गया 10, इसमें वृद्धि होना शुरू हुई तो 1 इसका जब उत्पादन हुआ तो इसका 9 हो गया, घट गया। इसका जब 2 हुआ तो इसका और घटा, इसका 3 हो गया तो इसका और भी घट गया, और जब ये 4 का उत्पादन हो गया यहाँ पे तो ये बिल्कुल फिर 0 पे आ गया। ये क्या है? यही है लिमिट। बात समझे? सर ये जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब रेशियो बता रहा है सर, जिससे कि अगर मतलब होता है ना कि अनाज और कपास, कॉटन और अनाज हम लगा सकते हैं तो किस रेशियो में लगाएंगे जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हो और जो हमारा इनपुट है सर पूरा का पूरा यूज हो जाए। क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है। अब इसके संसाधन पूर्णतया प्रयुक्त किए जा सकते हैं, मतलब हम लोग उसको यूज कर लेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो उसी हिसाब से सर करना है। कभी कभी क्या होगा कि अनाज अगर 0 लगाएंगे तो कपास हमें 10 के रेशियो में प्रॉफिट देगा, और फिर अनाज 1 लगाएंगे तो कपास 9 देगा। तो इस यही पॉसिबिलिटी देख के सर, जैसे प्रोबेबिलिटी का पॉसिबिलिटी होता है ना, अगर हम ये करें तो वो होगा, तो इस हिसाब से जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो चुन लेना है। बिल्कुल यस सर। ठीक है सर मतलब इसका मतलब सीमांत उत्पादन संभावना अनाज और कपास के उन संयोगों को दर्शा रहा है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, सीमांत उत्पादन संभावना के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज और कपास का वह संयोग दर्शाता जो तब उत्पादित होगा जब सभी अथवा कुछ संसाधनों का उपयोग या तो पूरी तरह न किया गया हो या उनका अपव्यय करते हुए किया गया हो। अपव्यय मतलब होता है कम खर्च किया गया। यदि दुर्लभ संसाधनों में से अधिक संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए किया जाएगा तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। जाहिर सी बात है भैया, अभी हमने बताया कि 2 बीघा खेत है, पूरे में गेहूं बो दिया तो उसमें चना कहां से बो पाओगे? अगर पूरे में चना बो दिएगा तो गेहूं कहां से बोया जाएगा? तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह कपास को अपनाने पर अनाज के लिए कम साधन मिलेंगे। अतः यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते तो अन्य वस्तु की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। मतलब एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक ना? इसे बोलते हैं वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है, जैसे गेहूं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में वृद्धि कर दी गई तो जाहिर सी बात है किसी न किसी अनाज के या किसी न किसी और फसल के उत्पादन में कमी होनी तय है। आपने व्यापारिक कृषि सुना ना?
व्यापारिक कृषि को अगर आप विस्तारित करना चाहते हैं, नकदी फसल का अगर आप विस्तार करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है अनाज की समस्या फिर झेलनी पड़ जाएगी। बात समझे? जी सर। यस सर। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि एक लिमिट है हर चीज की, उन सबके लिए संसाधनों का समान तरीके से यूज होना चाहिए, क्योंकि संसाधन जो है भैया वो सीमित हैं, दुर्लभ हैं। असीमित तो संसाधन हमारे पास है नहीं, तो उन्हीं सीमित संसाधनों, दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर से कर सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना। लागत पे देखिए इन्होंने ए करके लिखा था। अवसर लागत क्या है? इसकी संकल्पना व्यक्ति विशेष बार बार नहीं, एक बार समझ लीजिएगा। व्यक्ति विशेष है क्या? व्यक्ति विशेष तथा समाज दोनों पर लागू होता है। यह संकल्पना अत्यंत दोनों जगह पर लागू होती है, याद रखना। अवसर लागत संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है और अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है। अर्थशास्त्र में इसके महत्व के कारण कभी कभी अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, पिछली कक्षाओं में जब हमने पढ़ा था, हमने आप लोगों को आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था, और आर्थिक नियोजन का मतलब हमने बताया था कि संसाधन, जो उपलब्ध संसाधन है उनका सही ढंग से प्रयोग करते हुए समान मात्रा में, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसीलिए आर्थिक नियोजन का रास्ता अपनाया जाता है। आर्थिक नियोजन का रास्ता अपनाने का मूल कारण ये था कि हमारे यहाँ संसाधन की कमी थी, और क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संसाधन भी कम थे, संसाधन कम थे, उनको भी कोई दिक्कत ना होने पाए उनकी आपूर्ति करने में, इस वजह से भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया। और आर्थिक नियोजन का कार्यक्रम शुरू क्यों किया था? आर्थिक नियोजन का कार्यक्रम शुरू तब हुआ जब हमारे यहाँ योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, क्योंकि वो आधिकारिक संस्था थी जो उसको ऑथेंटिक बनाती थी। वही ठीक है, अब इसको पास किया जाना चाहिए। सरकार ने फिर धीरे धीरे करते हुए 1950 से 1990 के बीच में भारत सरकार ने कई सारी योजनाओं को लागू भी किया, लेकिन लागू करने पे भी बीच में कई सारी योजनाओं को तोड़ा भी गया, कई सारी योजनाओं को समय से पहले समाप्त भी किया गया, कई बार योजनाओं पे रोक भी लगाई गई, उनके जगह पे वार्षिक योजनाओं का कार्यक्रम चालू किया गया। तो सरकार ने क्या किया? सबसे पहले कृषि, फिर उसके बाद उद्योग, फिर कृषि उद्योग, फिर सेवा क्षेत्र, धीरे धीरे सरकार ऐसे करते करते अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ती चली गई। ठीक है, 1950 से 1990 के बीच में जो आर्थिक नियोजन हमारे यहाँ अपनाए गए, उस बीच में हमने कितने युद्धों का सामना किया भाई? 3 युद्धों का सामना किया। चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, और एक हमने 1971 में भी देखा जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था, उस दौर में भी। इसी दौर में हमने अकाल भी, बहुत बड़ा अकाल भी देखा था। इस वजह से हमारी कुछ योजनाएं असफल भी रहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन योजनाओं की वजह से ही, इसी आर्थिक नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से ही हमने क्या किया? आर्थिक विकास को गति देने में सफलता प्राप्त की थी। वो अलग बात है, 80 के दशक में ही हमारे यहाँ आर्थिक मंदी की भी शुरुआत होने लग गई, आर्थिक दौर से हम गुजरने लग गए थे, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते वो स्थिति संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे कम होने का नाम तक नहीं ले रहे थे, जबकि हमारी जो इनकम थी वो हमारी बहुत कम हुआ करती थी। 1990 के दशक में सरकार को IMF के सामने फिर एक बार गुहार भी लगानी पड़ी, भाई हमारी मदद की जाए, हम अभी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो उस दौर में फिर IMF ने कुछ शर्तें रखी भारत सरकार के सामने। भारत सरकार ने उन शर्तों को मानते हुए LPG जैसी अवधारणा की भारत सरकार ने शुरुआत की, और उसी के साथ हम आर्थिक संकट से जो जूझ रहे थे उससे हम फिर बाहर आ गए। ठीक है, ये कुछ रहे हैं हमारे, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता रखा है, कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, कौन सी योजना का क्या मूल उद्देश्य रहा है, कौन सी योजना का महत्व क्या रहा है, किस योजना में किन चीज़ों को महत्व दिया गया था, क्या क्या उनके परिणाम आए, दुष्परिणाम क्या क्या हुए, दुष्परिणाम के भी कारण क्या रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। कब कौन सी योजना पहले बंद की गई, कौन सी योजना के बाद हमने वार्षिक योजनाओं का शुरुआत कराया था, ये सारी चीज़ें भी देख रखे हैं। ठीक है, किस योजना के दौरान
कौन से कार्यक्रम चालू किए गए, कौन सी रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ, कौन से भूख खत्म करने की योजनाएं कौन सी चालू हुई, गरीबी हटाओ का नारा कब दिए गए, ये सारी चीजें बहुत पहले पढ़ चुके हैं। वो सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए इसका वीडियो पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन देखेंगे तो आर्थिक क्रियाकलाप की आधारभूत समस्याओं को या तो उन व्यक्तियों के निर्बाध अंतःक्रिया द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि बाजार में होता है, या फिर सरकार जैसी किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा सुनियोजित ढंग से किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाकलाप का आयोजन जब सरकार करती है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सरकार शेयर जारी कर देती है ना। सरकार उसे शेयर जारी करती है। सरकार शेयर जारी करने के साथ साथ क्या करती है, वो आर्थिक समस्याएं जो होती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप जो आयोजन होता है, उससे सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, 3 शब्दों का इसमें मेल है, अर्थव्यवस्था भी है, योजनाबद्ध भी है, केंद्रीकृत भी है। भाई इन तीनों के अपने अपने मतलब हैं, इन तीनों का अलग अलग उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन तीनों मिलकर किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, उपभोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा ही किए जाते हैं। वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके, संसाधनों का विनिधान हम बार बार नहीं बताएंगे भाई, एक बार बता चुके हैं, उसको आप लोग अपने तरीके से उसको जाके पढ़ लीजिए। विनिधान करके वस्तुओं सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करने का कर सकती है जो पूरे समाज के लिए वांछनीय हो। ठीक है, संसाधनों का विनिधान का क्या मतलब है भाई? संसाधनों के विनिधान का मतलब है कि किसी भी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, किस मात्रा में उत्पादन करना है और किसकी कितनी जरूरतें हैं, उसी बात को ध्यान में रखना होता है। वही है संसाधनों का विनिधान। ठीक है, तो सरकार इस बात का भी ध्यान रखती है जो समाज है उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ऐसे संसाधनों के विनिधान जैसे उपाय को अपनाती है। ठीक है, वो केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है जो पूरे समाज के लिए वांछनीय होगा। उदाहरण यदि पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो क्या है? शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य सेवा हो सकता है, जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा हो, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। आज के समय में आप देख रहे हैं जैसे स्कूल चलो अभियान, सब शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं हैं। स्कूल में देखेंगे एक कौन सा दोपहर में जो खाना दिया जाता है बच्चों को, उसको क्या बोलते हैं? मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील स्कीम क्या है भाई? मिड डे मील स्कीम का मेन मोटो यही है कि जो बच्चे दोपहरी की छुट्टी में, दोपहरी के जब इंटरवल होता था तो बच्चे घर भाग जाते थे और झोला वोला जो भी लेकर गए वो वहीं घर के घर रह जाते थे, खाना पीना खा के सो जाते थे, दूसरे दिन फिर से स्कूल आते थे। तो सरकार का ये मोटो है भाई दोपहर में बच्चे कम से कम स्कूल से घर ना जाएं, घर स्कूल में ही खाना खाएं, वहीं खेलें कूदें, अपना प्लेग्राउंड है, खेल कूद के फिर से अपना पढ़ाई करें, शाम के टाइम में वो इकट्ठा घर जाएंगे। ठीक है, ऐसी कुछ योजनाएं सरकार लेके आती है। मनरेगा क्यों सरकार ने चलाया? मनरेगा सरकार ने इसीलिए चलाया ताकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, मूल ज़रूरतें हैं, वो पूरी की जा सकें। सरकार ने इसलिए इसको लागू किया। इसी तरीके की सरकारी योजनाएं चलाती रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, सरकार उन्हें ऐसी वस्तु सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने में प्रेरित कर सकती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तु सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करने का निर्णय कर सकती है। दूसरा परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके सभी को वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मिश्रण का न्याय उचित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है, सीमित है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो सबके पास संसाधनों का समान वितरण होना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो सरकार ऐसे मामले में क्या करती है, जैसे मान लीजिए भारतीय समाज में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, एक मध्यम वर्ग वाला भी है, एक रिक्शा चालक भी होता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर भी होता है, कोई मास्टर होता है, कोई अधिकारी भी बनता है, कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति कोई है। तो सबके अपनी जो आवश्यकताएं हैं या जो उनके संसाधन प्राप्त करने के जो उनके पास क्षमता है उनमें अंतर है। तो सरकार क्या करती है ना, कम से कम जो समाज से टूटे हुए लोग हैं, मुख्य धारा से टूटे हुए लोग हैं,
वो कम से कम इन सब संसाधनों से वंचित ना रह जाएं, सरकार इस बात का भी प्रयास करती है और इन्हीं सब वजहों से सरकार क्या करती है, योजनाओं को लागू करने का काम भी करती है। ठीक है ना। एक होता है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार होता है। बाजार की स्थिति का मतलब कल हमने ये बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था, बाजार की स्थिति का मतलब है वहां पे तरलता की उपस्थिति अधिक है या कम है। ठीक है, ये हमने कल बताया था। बाजार में जो सामान आए हुए हैं वो प्रतिस्पर्धी स्वरूप में है या फिर एकाधिकार स्वरूप में है, वो हमने बताया था। बाजार में जो सामान है उनकी सप्लाई अच्छी खासी है या उनकी सप्लाई कम है, ये हमने बताया था। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था होती है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है, ध्यान रखना, जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में आप जाते हैं, सब्जी की दुकान भी कोई एक दुकान नहीं देखते, कई सारी दुकानें लगी होती हैं। ठीक है, चाट समोसा की भी, चाय की दुकानें लगी होती हैं, है ना, बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं। उसमें किसी एक दुकान का कोई लेना देना नहीं। जिस व्यक्ति की जो इच्छा होगी, जिस दुकान से मन होगा, वो उस दुकान से जाके अपना सामान खरीद सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई दुकानदार बोल दे कि नहीं तुम हमारे यहाँ से ही खरीद सकते हो, उस दुकान से तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते क्योंकि हम नहीं खरीदने देंगे वहाँ से। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, सभी दुकानदार को बराबर का अवसर मिलता है। सभी जो ग्राहक होते हैं उनको भी, उनके पास भी विकल्प होते हैं कई सारे, जहां से चाहे वहां से अपना सामान जो चाहे वो खरीद सकते हैं। ठीक ना। ध्यान देना महत्वपूर्ण ये है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र में जो प्रयुक्त है बाजार शब्द, बाजार के उस स्वरूप से भिन्न है जैसा हम उसे आमतौर पर समझते हैं। उस बाजार की बात यहाँ पे नहीं है भाई। विशेष रूप से आप इस बाजार के विषय में जो सोचते हैं उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वस्तुओं को खरीदने, उनके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्तर पर मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। चलिए ध्यान रखना है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संभव, जैसे गांव के चौक पर, शहर के सुपर बाजार में। वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन, इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज जैसे हम सब देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, पता नहीं और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग हैं, है ना, ऐप्स। बाजार के स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो, अन्यथा अव्यवस्था हो सकती है। ठीक है, संचालन के लिए किसी भी तंत्र को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है भैया समन्वय, घटकों के कार्यों में समन्वय। अगर समन्वय नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था फैल सकती है। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु और सेवा की यह एक तय कीमत होती है जिस पर क्रेता और विक्रेता में सहमति होती है। चलिए, बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु सेवा की एक तय कीमत होती है। क्रेता विक्रेता का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय भी होता है और स्वतंत्र समाज किसी वस्तु या सेवा का जैसा मूल्यांकन करता, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। अगर मांग करते हैं, अधिक मात्रा में मांग होगी तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है कि वह उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, समाज को उसकी अधिक मात्रा की जरूरत है। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो वस्तु का मूल्य ये बताने का प्रयास करता है कि भैया तुम्हारा उत्पादन कम है, यहां पर डिमांड ज्यादा हो रही है। बात समझे? अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो वो ये बताने का प्रयास करे कि तुम्हारा उत्पादन ज्यादा हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, थोड़ा सा हिसाब किताब रखना पड़ेगा सही से। बात समझे? तो ये चीजें हैं इसमें ध्यान रखने की। इस पर उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं जब डिमांड ज्यादा होगी। इस प्रकार वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं। तो ये बात हमको याद रखनी, वस्तुएं और सेवाओं की जो कीमतें होती बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं, वो चाहे डिमांड घटे या बढ़े। अगर मांग अगर घटती है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी। मतलब पता चल रहा है कि उत्पादन ज्यादा हो रहा, सप्लाई भी अधिक है डिमांड की अपेक्षा। लेकिन जब उत्पादन या सप्लाई की अपेक्षा डिमांड अधिक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो वो एक बताने का प्रयास है लोगों को कि भाई इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, इसकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है,
बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। ठीक है, ऐसे एक कथन के रूप में प्रश्न आ जाए, कथन है कि बाजार तंत्र में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एक समन्वय स्थापित करती हैं, ये कथन है। कारण क्या है? कारण ये हो जाएगा इसका कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं। ऐसी स्थिति में उस प्रश्न का जो कथन और कारण है, दोनों ही चीजें सही रहेंगी और कारण जो होगा कथन की व्याख्या भी करेगा। ठीक है, संकेत प्रदान करें या फिर संकेतक होती हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अतः बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है, कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। मतलब बाजार तंत्र में केंद्रीय समस्याओं का समाधान अगर करना है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, और निर्भर करेगा उसकी डिमांड के आधार पर। उसकी डिमांड पर ही निर्भर करेगा कि वस्तु का कितना उत्पादन होना है, किस मात्रा में उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है। ठीक है ना। यहाँ पे संस्था का क्या मतलब है? संस्था का मतलब है किसी ऐसे संगठन के रूप में संस्था को परिभाषित किया जाता है जिसका कुछ निश्चित उद्देश्य है। किसी भी मतलब कहने का है किसी भी संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है। सकारात्मक और आदर्शक अर्थव्यवस्था क्या होती है फिर? सॉरी, यहाँ पे सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती जहां पर महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आपके सामने मिल जाए पेपर में, सही कथन का विचार कर सभी कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, तो पहला स्टेटमेंट दे दिया जाए सभी अर्थव्यवस्थाएं, या फिर सॉरी ऐसा आ जाए एक कथन के रूप में सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। कारण हो जाए कि इसमें महत्वपूर्ण निर्णय सरकार लेती है और आर्थिक क्रियाकलाप बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। अगर स्टेटमेंट के रूप में सही उत्तर का चयन करने के लिए कुछ आ जाए तो ये 2-3 स्टेटमेंट में अगर आता है मामला, तो ये दोनों तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। बात समझ में आ रही भाई सबको? जी सर। यस सर। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अंतर केवल क्या होता है कि आर्थिक क्रियाकलापों के दिशा के निर्धारण सरकार की भूमिका कितनी अधिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। ठीक है। देखो सभी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो मिश्रित टाइप की ही होती हैं। एक तरफ बाजार का अपना नियंत्रण होता है, एक तरफ सरकार का होता है। अब अंतर क्या होता है? मुख्य अंतर यह है कि सरकार की भूमिका क्या है, कितनी भूमिका निभा रहा है सरकार। सरकार की भूमिका कहीं पर नगण्य होती है, कहीं पर ज्यादा होती है। कहीं पर ज्यादा होगी तो वहां की अर्थव्यवस्था का दूसरा रूप देखने को मिलेगा, कहीं पर सरकार का जो हस्तक्षेप अगर नगण्य होगा तो वहां की अर्थव्यवस्था का एक दूसरा रूप नजर आता है। अमेरिका की ही बात करें, अमेरिका में सरकार की भूमिका जो होती है वो नगण्य होती है, न्यूनतम होती है। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि, मतलब सरकार की भूमिका नगण्य होने की वजह से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में है ना। ध्यान रखना। 20वीं सदी की लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण रहा है चीन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। ये आपका क्या था? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है 20वीं सदी में केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का एक निकटतम उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो चीन, भारत, जापान, अमेरिका, जो भी दे दिया जाए, लेकिन चीन उस ऑप्शन में रहेगा तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। चीन के साथ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बताया भी गया है। लेकिन भारत में भी क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ऐसा हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई। 1990 से पहले 1950 के बाद, 1950 से 90 के बीच में हमने क्या देखा था? सरकार की भूमिका को हमने एक बहुत बड़े स्तर पर देखा था। बात समझे? उसमें हमने क्या देखा? सरकार ने लाइसेंसिंग व्यवस्था को लागू कर रखा था। सरकार ने कुछ वस्तुओं के उत्पादन पे आरक्षण, मतलब कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण रख रखा था। कुछ वस्तुओं के उत्पादन पे किसी को आरक्षण दे रखा था। सरकार ने बाजार व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा था, है ना। जो हमने एक बताया था औद्योगिक कानून जो आया था, उसमें 3 प्रकार के उद्योगों की बात हमने बताई थी आप लोगों को याद होना चाहिए। यूपीएससी में पूछा गया सवाल भी रहा है। वो 3 प्रकार के जो उद्योग रहे हैं, एक तो रहा है जिसमें सरकार की भूमिका, मतलब सरकार ही सर्वे सर्वा होगी, है ना। दूसरी कौन सी थी? निजी और
निजी अभ्यास गवर्नमेंट का था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और तीसरा क्या था? पूरा निजी निजी जो सेक्टर है उसके नियंत्रण में। समझ में आ रहा है किसी को कुछ? नहीं। अनन्या, हमने बताया था 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार के उद्योग। एक तो सरकार का पूरा मामला रहा है, दूसरा रहा है सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन नई कंपनी अगर स्थापित करनी है, नया उद्योग शुरू करना है, तो उसमें सरकार ही मेन सर्वे सर्वा रहेगी। और तीसरा कौन सा था? तीसरा क्या था? समाजवाद। जिसमें हाँ बताओ। तीसरा वाला आप लोग पढ़ के बताएंगे। तीनों के तीनों प्रकार के उद्योगों के बारे में आप लोगों को पढ़ के हमको उत्तर बताना है ग्रुप में ही जाके सीधे, ठीक है? मैसेज करना सबके सब, जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, क्योंकि हमें देखना है कि आप लोग पढ़ कितना रहे हैं। चलो, सकारात्मक आदर्शक अर्थव्यवस्था क्या है? पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेखित किया जा चुका है कि किसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं। कई सारी विधियां होती हैं। लाइसेंसिंग व्यवस्था क्यों लागू की गई थी सरकार के द्वारा? इसका क्या मूल उद्देश्य था? सरकार के द्वारा शुरू की गई लाइसेंसिंग व्यवस्था का मूल उद्देश्य था कि पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देकर वहां के लोगों के भी जीवन यापन के तौर तरीकों में सुधार किया जा सके। हमने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में कि सरकार ने औद्योगिक जो लाइसेंसिंग व्यवस्था शुरू की थी, अगर कोई कंपनी किसी पिछड़े क्षेत्र में जाकर अपना उद्योग स्थापित करने का काम करती है, स्थापित करना चाहती है, तो उसे लाइसेंसिंग व्यवस्था में छूट दी जाती थी, कुछ टैक्स में भी माफी मिल जाती थी, कुछ और भी कारनामे होते थे, कार्यक्रम जिसमें सरकार उन्हें अच्छी खासी रियायत प्रदान करती थी, है ना? यही था मूल उद्देश्य लाइसेंसिंग व्यवस्था। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। ये सर। ये पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेखित किया जा चुका, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं। ये भिन्न भिन्न क्रिया विधियां सामान्यतः इन समस्याओं के लिए भिन्न समाधान प्रस्तुत करती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विनिधानों में अंतर हो सकता है। फिर से संसाधनों का विनिधान आया हुआ है, तो संसाधनों का विनिधान क्या है ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है? और उत्पादित वस्तु सेवा के अंतिम मिश्रण के विनिधान में भी अंतर हो सकता है। अगर संसाधन के विनिधान में अंतर है तो जाहिर सी बात है वस्तु सेवा के अंतिम मिश्रण के विनिधान में अंतर होना जायज है, वो रहेगा भी रहेगा, है ना? चलो, इस कारण यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन वैकल्पिक क्रियाविधियों में से कौन सी क्रियाविधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अधिक अच्छी रहेगी। अर्थशास्त्र में हम विभिन्न क्रियाविधियों का विश्लेषण करते हैं और इनमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाले संभावित परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयत्न भी करते हैं। हम इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनसे होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे, ठीक है? किसी भी चीज का हम इन क्रिया का मूल्यांकन करने का अध्ययन भी करते हैं कि उनसे होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे। प्रायः सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में इस आधार पर अंतर किया जाता है कि क्या हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उसका मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में क्या किया जाएगा भाई कि विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है कि हमें यह समझने का प्रयास करना होता है भाई कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी कि नहीं है। सिंपल सा हो गया। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का मतलब है ये जो क्रियाविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, कार्यक्रम हैं, ये सब कैसे काम कर रहे हैं। आदर्शक स्थिति होगी कि हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है? ठीक है। तथापि सकारात्मक तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के मध्य अंतर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सकारात्मक आदर्शक विषय केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित वह सकारात्मक आदर्शक पहलू प्रश्न हैं जो एक दूसरे से अत्यंत निकटता से संबंधित हैं। इनमें से किसी एक की पूर्णता उपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं है। बात समझे? अर्थशास्त्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्पष्ट करें कि सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र, आदर्शक बोल रहे हैं, ध्यान रखना, आदर्शक अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थशास्त्र का संक्षिप्त परिचय देना है, मतलब है कि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा होनी चाहिए, अर्थशास्त्र के प्रकार होने चाहिए,
अर्थशास्त्र के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकार मतलब समष्टि और व्यष्टि की बात कर रहे हैं, शाखा हैं दोनों, ये बताना होगा। फिर उसके बाद आपको बताना होगा ये चीजें जो मेन है, स्पष्ट करने वाली बात। सर 3 पेज। 4 पेज। शाखाएं बताना, शाखाओं की परिभाषा, शाखाओं के घटक भी बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने इस वाले टॉपिक पे आ जाना। बात समझे? ये आपका 400 वर्ड कंप्लीट कर देगा। फिर बात समझ रहे हैं ना? यूपी पीसीएस यूपीएससी के लिए लिखना है तो 150 से 200 वर्ड वाले में लिखना। कोई झारखंड के लिए लिख रहा होगा तो 600 वर्ड में कंप्लीट करे, कोई दिक्कत नहीं है, 600 वर्ड में भी हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो 3 घटक हैं, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार, कीमत सिद्धांत, इन तीनों का क्या करेंगे हम, उनके बारे में थोड़ा ज्यादा करके बता देंगे तो वो भी कवर कर देगा। परिचय को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, निष्कर्ष को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बात समझे ना, इस तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि क्या है, यहाँ पे ये चीज समझा जाएगा। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन 2 व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। वही 2 व्यापक शाखाएं, एक है व्यष्टि और दूसरी है समष्टि। व्यष्टि में क्या करते हैं, व्यष्टि का मतलब है हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तु सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं तथा कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक बाजार की बात हो सकती है, किसी एक व्यक्ति की जरूरत की बात हो सकती है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा कीमत निर्धारण की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो व्यष्टि में ये सारी चीजें करनी होती हैं। इसके अलावा इसके विपरीत अगर समष्टि की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, कुल निर्गत, रोजगार, समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि समग्र उपायों के स्तर किस प्रकार निर्धारित होते हैं, उनमें समय के साथ परिवर्तन किस प्रकार आता है। समय के साथ परिवर्तन का क्या मतलब यहाँ पे भाई, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, शुरुआत में देखो लोग जंगल में घूमते थे, शिकार करते थे, बाद में हुआ उनको उत्पादन करना सूझ गया, वो उत्पादन करने लग गए, धीरे धीरे समय बदलता गया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, आग जलाने की कला सीखी तो उन्होंने भून के खाना शुरू कर दिया, पका के खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी बुद्धि विकास करती गई, टेक्निकल काम में आगे बढ़ते गए। पहले पत्थर से रगड़ के आग जलाना सीखे थे, अब तो पेड़ काटना भी सीख गए, है ना। अब पूरा जंगल साफ करेंगे, बात समझे। तो अब क्या है, अब हमारे पास कुछ तकनीकी कुशलता हमारे पास अच्छी खासी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब क्या है, सबकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो याद रखना परिवर्तन किस प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के कौन से प्रश्न है भाई, अध्ययन करना है तो, अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है, कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती रहती, क्या अर्थव्यवस्था के संसाधन मतलब श्रम का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने का कारण क्या है, कीमतों में वृद्धि क्यों होती है। मतलब जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है, वैसा समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अलग दायरा है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की समग्र अथवा समष्टिगत उपायों के व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, समष्टि और व्यष्टि में अंतर सिर्फ इतना है, अगर व्यष्टि किसी एक बगिया के एक पेड़ की एक डाली हो सकती है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो होगा उस बगिया के पूरी बगिया से संबंधित होगा। ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। ये चैप्टर हो गया समाप्त। यहां पे देखिए उपभोग, उत्पादन, विनिमय, इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, संकल्पनाएं हैं, ये सब आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है, आदर्शक विश्लेषण, अवसर लागत, विनिमय क्या होता है, उत्पादन संभावना, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक विश्लेषण, ये समष्टि अर्थशास्त्र, ये उत्पादन से संबंधित, उपभोग से संबंधित, ये सारी चीजें। अब इसमें देखिए प्रश्न भी दिया गया है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। केंद्रीय समस्याओं की विवेचना हमने कर रखी है चैप्टर में ही, आप लोग एक बार उसको देख ताकि इनके आधार पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, चैप्टर को पढ़ भी लेना ताकि भाई याद रहे, ठीक है ना। सबके लिए बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। ये चैप्टर हो गया। अब अगला जो चैप्टर होगा वो फिर देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म करेंगे, उसके बाद समष्टि पे आएंगे, ठीक है।